सर, आज यशोदा यूनिवर्सिटी की तरफ से एस्को जो 2026 का आयोजन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, एस्को जो है वो अमेरिकन सोसाइटी क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जो हर साल शिकागो सिटी में जून के महीने में होती है। और यहाँ पर जितनी भी उन्नति, जितनी भी नई दवाइयाँ जो कैंसर को ट्रीट करने में, या जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस और रिसर्च होती है, उसके बारे में जिक्र होता है, उसके बारे में डिस्कशन होता है, और वही दवाइयाँ फिर धीरे धीरे करके हमारे देश हिंदुस्तान में भी प्रवेश करती है और देश विदेश में पहुंचती है। अगर, क्योंकि हम सबको मालूम है कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसपे अभी तक हमने 100% सक्सेस हासिल नहीं कर। कैंसर ट्रीट होता है, ठीक हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट रोल है, और इसी रिसर्च को अप टू डेट करने की क्या क्या नई दवाइयां बन रही हैं, क्या नई रिसर्च हो रही है, किस तरह रिसर्च किस दौर से गुजर रही है, किस डायरेक्शन में नई दवाइयां बन रही है, उन सब के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कई सारे डॉक्टर्स हर देश से, इंडिया से भी कई सारे डॉक्टर्स उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाते हैं, ताकि वो नॉलेज गेन कर सकें। नए तरीके, हो सकता है कुछ पुरानी दवाइयां जो रिपर्पज हो जाती, ये दवाई ब्रेस्ट कैंसर में काम आती थी, अब ये लंग कैंसर में भी काम, ये लंग कैंसर की दवाई ब्रेस्ट कैंसर में, ऐसी कई सारी दवा। जब ये दवाइयां इंडिया में आती हैं, उसके पास फिर धीरे धीरे उनके दाम कम होते हैं, क्योंकि फिर वो जब इंडिया में आ जाती है तो हमारी इंडियन कंपनियां उसका कॉपी करके, उसका मॉलिक्यूल बनाकर, उसको फिर जब उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसको सस्ते दामों में हमारे जनसंख्या तक पहुंचाती है। जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम इन सब दवाइयों के बारे में, इन सब नई तरीके जो ट्रीटमेंट के हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करें। ये जो मीटिंग है, ये हमारे उसको जागरूक करने और देखने के लिए कि कितना एप्लीकेबिलिटी है, कैसे हम इस वहाँ की रिसर्च को और देश विदेश की रिसर्च जो वहाँ पर पब्लिश होती है, प्रेजेंट होती है, वो हमारे लिए कितनी सक्षम है और हमारे लिए कितनी उसकी एप्लीकेबिलिटी। कभी नहीं है कि जो रिसर्च बाहर हुई है उसकी इमीडिएट एप्लीकेबिलिटी हमारे हिंदुस्तान के लोगों में या उन लोगों में हो सके। फिर हम कुछ ऐसी क्लिनिकल ट्रायल्स भी जो बाहर देश में अगर कोई ड्रग टेस्ट हुई है, उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स को इंडिया में भी आती है। इन सब चीजों पर डिस्कशन करने के लिए ये एकेडमिक मीटिंग हम हर साल करते हैं। मैं कई सालों से कर रहा हूँ ये, 2026 में भी अगेन ये मीटिंग में कर, जिससे नॉलेज गेन होती है, नए तरीके समझ में आते हैं, और हम पेशेंट्स को बेहतर केयर और बेहतर उम्मीद, बेहतर क्योर रेट्स, बेहतर सर्वाइवल्स दे। सर, ऐसा कैंसर मरीजों के लिए जो अभी तक की जो इलाज है, उसमें से कितने परसेंट जो है इलाज सक्सेस रेट में गए? देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कैंसर में जितनी जल्दी आपको पता चल जाए उतना अच्छा। यानी कि अगर हम स्टेज 1, स्टेज 2 में पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला मुद्दा है कि आप कैंसर को प्रिवेंट करें। आपको जानकर शायद अचंभा होगा कि हम 50 to 60% कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, होंगे अगर हम तंबाकू का सेवन ना करें, शराब का सेवन लिमिटेड मात्रा में करें, वैक्सीनेशन लगवाएं। आपको याद होगा कि इसी साल फरवरी के महीने में मोदी जी ने सर्विक्स कैंसर, बच्चादानी के मुंह के कैंसर की वैक्सीन मुफ्त कर दी। 50 करोड़ लोगों को मुफ्त लगेगी, वो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन गई। और उन्होंने जो इंडियन मेड थी अभी उसको मान्यता नहीं दी, बाहर वाली वैक्सीन की उसी को मान्यता दी है, क्योंकि इंडियन वाली वैक्सीन की भी रिसर्च और बाकी है। इन सब चीजों को करने से आप, और अगर आप मोटापा नहीं आने देते, आप एक्सरसाइज करते हैं, खान पान ठीक, तो 60% के करीब कैंसर को प्रिवेंट हो सकता है। बचे हुए 40% को आप अर्ली डिटेक्ट, अगर आप अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो क्योर रेट तकरीबन तकरीबन 50% से 90% के बीच में। लेकिन जो तरक्की है, क्योंकि फिर भी ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमें पता है कहना आसान है, करना मुश्किल है, प्रिवेंशन नहीं हो पाता। लोग आज भी धूम्रपान करते हैं, आज भी सिगरेट, आज भी तंबाकू का सेवन होता है। देखते देखते हमें समझ में आ रहा है कि तंबाकू बनाने वाली सारी इंडस्ट्री प्रोग्रेस ही कर रही है, किसी को नुकसान तो आपको हुआ नहीं। दैट मीन्स ये कहना
कैंसर काफी बार हमें लेट स्टेज में मिलता है, और लेट स्टेज में सबसे ज्यादा तरक्की होती है, जिससे सर्वाइवल रेट्स बढ़ गए। पहले एक जमाना था जब हम लंग कैंसर की अगर बात करें, तो लंग कैंसर में मैं सन 2007 में ऑन्कोलॉजिस्ट बन गया था। तो 2007 में लंग कैंसर के पेशेंट को घर भेज हुआ था, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। आज लंग कैंसर का सर्वाइवल रेट स्टेज को लास्ट स्टेज का 3 साल से 5 साल से भी अधिक। सर जैसे आपने कहा तो कि सक्सेस रेट हुआ, कैंसर को शुरुआती दौर में अगर इलाज पता चल जाए तो रोकथाम संभव है, और उस क्योर संभव है, रोकथाम भी और क्योर, मतलब अब जड़ से खत्म हो गई। उस शुरुआती दौर के लक्षण क्या है, कैंसर कैसे पता चलता है? देखिए, कोई एक लक्षण, कई सारे लक्षण हो सकते हैं, और सारे लक्षणों में ओवरलैप भी तो। मैं ये एग्जांपल हमेशा दे, सिर में दर्द, आई साइट भी तो, माइग्रेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, माइक और ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। बट लक्षण तो हेडेक ही है, तो सारे हेडेक का तो एमआरआई नहीं करा सकते आप। सो लक्षण में अगर आपका वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही, लैट्रिन में खून आ रहा है या काली लैट्रिन, या कभी कब्ज हो जाता है और कभी लैट्रिन, कभी दस्त लग जाते हैं, आपको बदहजमी रहती है, कारें आती, एसिडिटी बहुत रहती है, खाना खाने में, खाना सटकने में दिक्कत है, आवाज बदली होगी, या कहीं पर कोई गिठा है, ब्रेस्ट में है, गर्दन में है, जो गिठा बढ़ती जा रही है, इसका आकार बदल रहा है, या आपको कहीं पर कोई चीज पेन कर रही है, जो पेन ठीक नहीं हो रहा, आज तक कभी हुआ नहीं है वो पेन, सांस फूलनी शुरू हो, आवाज बदल गई, खांसी में ब्लड आ रहा है, ये सारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या कैंसर के कोई टेस्ट वगैरह भी होते हैं, या फिर मेरे हिसाब से ऐसा कैंसर को कोई सटीक टेस्ट हो, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सिर्फ मेमोग्राफी, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें पैप टेस्ट है, जिसमें बच्चादानी के मुंह का कैंसर, और एक पीएसए टेस्ट। अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो कोलोनोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जांच बड़ी है। लेकिन एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप 40 साल की उम्र के बाद सालाना एक बार उनको कराना चाहिए। इसमें सारे चेकअप होते हैं, ये बहुत महंगा नहीं है, कहीं पे भी करा सकते हैं, हमारे यहाँ करा, कहीं पे भी आप करा सकते हो। ये चेकअप कोई बहुत महंगे नहीं, 4-5 हज़ार रुपये सालाना आप हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हो, और कहीं कहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें आपको कराना जरूरी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, या 4-5 हज़ार रुपये का टेस्ट सालाना एक बार अगर आप कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा लेते हैं, तो आप अपनी सेहत के बारे में जागरूक भी रहते हैं, जो कमी पेशी आई उसको समय से ठीक भी कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर उसके अंदर कोई कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो आप अर्ली डिटेक्ट करके उसको हमेशा ये ठीक। कैंसर के सर रोकथाम के लिए किस तरीके से सबसे पहले क्या उपाय होने चाहिए? तंबाकू का सेवन बंद, ड्रिंक्स बंद, एक्सरसाइज चालू, खान पान में इतना कि मोटापा ना हो, और वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन। सर एक तो बात बताया कि जैसे 80% को जो आपने बताया कि तंबाकू से, ड्रिंक वगैरह से, और जो 20% ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें न तो कोई अल्कोहल लेता है, ना कोई वो है, तो उनको किस तरीके से पता चलेगा? उनको तो कई बार कहते हैं कि भाई मुझे तो कैसे हो सकता है, मैं तो ना तंबाकू लेता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं नॉन वेज करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं मैंने गाड़ी ठीक चलाई, 60 से नीचे चलाई, सीट बेल्ट भी लगाई, रेड लाइट भी जंप नहीं करी, लेन भी ठीक रखी, लेन बदली भी नहीं किया, फिर भी एक्सीडेंट हो गया। यही कैंसर का है, तो इसका कहते लगा देते हैं कि भाई जो है जिन्होंने तंबाकू खाया उनका तो पता चल गया कि आपको किस्मत को तो नहीं बदला जा सकता भाई, किस्मत को तो नहीं बात बदल करते हैं यशोदा मेडिसिटी की, तो जो कैंसर पेशेंट आपके पास आते हैं तो कितना अच्छा जो रेट है कि भाई इतने अच्छे पेशेंट जो यहाँ पे ठीक होके जाते हैं, क्या रेट है? देखिए, यशोदा मेडिसिटी एक फ्यूचरिस्टिक हॉस्पिटल, यानी कि उन्होंने बहुत आगे का सोचकर ऐसी मशीनें लगाई, उसमें कैंसर का आधुनिक इलाज है। ऐसी मशीन्स 3 मशीन कहीं पर भी नहीं है, नो वेयर इन दी इंटायर नॉर्थ इंडिया। एमआरआई लिनेक, एक इथोस हाइपरसाइट, और एक एज मशीन। ये सारी मशीनें पुरानी मशीनों से बहुत अलग, इसको कहते हैं एडेप्टिव आरटी। एडेप्टिव आरटी एक वो मशीन है जो कैंसर को देखते हुए रेडिएशन देती है। पहले क्या होता था, पहले प्लानिंग होती थी, सीटी स्कैन में प्लानिंग हो गई, फिर आपने जो प्लान बना उसके अकॉर्डिंग आप रेडिएशन दे रहे हैं। यहाँ पे पुरानी रेडिएशन की मशीन में छोटी सीटी स्कैन की मशीन होती है, यहाँ पर उल्टा है,
आपको सीटी स्कैन की मशीन के अंदर रेडिएशन की मशीन लगी, यानी ट्यूमर हर समय दिखता रहेगा तभी फायरिंग हुई। तो ये इसको अडेप्टिव आरटी कहा जाता है। ये अडेप्टिव आरटी से साइड इफेक्ट्स बहुत कम और इफेक्ट पूरा, ज्यादा नहीं, पूरा जितना चाहिए। तो आपको इसका उदाहरण दे, मान लेते हैं किसी के बच्चादानी में कैंसर। बच्चादानी कहाँ होती है सभी को पता है, नीचे की तरफ, आगे पेशाब की थैली है, पीछे रेक्टम है जहां से हम मल पास करते हैं। अब मैं आपको कहूंगा कि रेडिएशन के दौरान 15 मिनट जब रेडिएशन करेगी, आपके रेक्टम के अंदर मल वाले एरिया में गैस नहीं आनी चाहिए। आप कंट्रोल करो, कर सकते हो आप, जो आएगी आई तो और 10 ml से ज्यादा पेशाब नहीं बनना चाहिए। आप करो कंट्रोल, कर सकते हैं। हाँ, पर ऐसा कुछ कंट्रोल करने की जरूरत, मशीन खुद कंट्रोल। यानी कि अगर 10 ml पेशाब से ज्यादा आ गया तो पेशाब के प्रेशर से ट्यूमर हिल गया पीछे, रेडिएशन लगनी चाहिए थी पेशाब की थैली को, रेडिएशन ट्यूमर को लग गई पेशाब की थैली को, ट्यूमर बच गया। जिसको लगनी चाहिए उसको नहीं लगी, जिसको नहीं लगनी चाहिए उसको लग, तो नुकसान भी हुआ और ट्यूमर भी बच गया। तो यहाँ पर सीटी स्कैन उस समय देख रहा है, देखते देखते रेडिएशन कर रहा है। तो यानी कि जिसको लगनी चाहिए, अगर 10 ml पेशाब ज्यादा आ गया या गैस ज्यादा आ गई तो वो ऑटो करेक्शन मांगेगा, आपको सिर्फ बटन देना, वो ऑटो करेक्ट। सर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जैसे आप ये बताया बहुत ही हाईटेक उसमें है, तो लोग सोचते हैं कि जितना हाईटेक होगा, जितनी आधुनिक मशीनें होंगी, उतना ही खर्चा बिल ज्यादा आएगा, उतना ही खर्चा कम है। हाँ, तो ये बताइए कि क्यों खर्चा कम है, क्यों क्योंकि जो शुदा मेडिसिटी है वो इससे एक्स्ट्रा पैसे नहीं कमाना चाहती। प्रिंसिपल है कि जितने इनमें रेडिएशन आसपास के स्टैंडर्ड रेट्स पे हो रही है, जितने भी दूसरे हॉस्पिटल उतने ही रेट में उतनी ही रेडिएशन करेंगे। आधुनिक मशीन में लॉन्ग टर्म सोच है, इमीडिएट सोच नहीं है कि कल हमें प्रॉफिट चाहिए। लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म ये मशीन तो खराब नहीं होती। तो पहले जो कैंसर होता था बहुत डर हो जाता था कि भाई इसका इलाज नहीं है कैंसर का। आज की डेट में जो है आधुनिक तकनीकों के द्वारा इलाज जो है संभव है, कितने % का जो है इलाज संभव है? इलाज तो 100% का संभव है, कोई 1% को छोड़ दो, 99% का तो है, इलाज तो संभव। सक्सेस रेट अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग कि कौन से कैंसर को आप ट्रीट कर रहे हो, कौन से कैंसर किस स्टेज में, फिर पेशेंट की अपनी सहन शक्ति कितनी। पेशेंट को डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट भी वीक है, तो स्टेंट भी डल चुके, मुश्किल हो गई। सो पेशेंट के अपने फैक्टर्स हैं, ट्यूमर के अपने फैक्टर्स हैं, और कैंसर अपने आप में बड़ा विचित्र बीमारी। एक ही पेशेंट, एक ही तरह की बीमारी, एक ही तरह की बीमारी अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से प्रोग्रेस कर जाती, म्यूटेट कर जाती, अलग अलग तरीके की म्यूटेशन हो जाती है। तो बिकॉज बीमारी इतनी विचित्र है तो उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी का, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो आउटकम मैंने सोचा वही होएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हो सकता है उससे अच्छा भी हो जाए, हो सकता है उससे खराब भी हो जाए। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पेशेंट के आउटकम को डिसाइड। बट अगर जो आपका सवाल है कि कितने लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है, सबका हो सकता है 99%। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सर मेरे पास कोई चांस है, मैं 0% चांस तो कभी नहीं होता, 1% भी होता है ना तो भी लड़ना चाहिए। और मैं ये एग्जाम्पल भी सबको देता हूँ। मैं एक बात बताओ, IIT के बच्चे तैयारी करते, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? 1 लाख में एक बच्चे का, या 1 लाख नहीं तो चलो 50,000 में एक बच्चे, 1% चांस भी नहीं है, फिर भी लोग जिंदगी लगाते हैं। आजकल तो 8वीं कक्षा से कोचिंग शुरू हो जाती है, कोटा पहुंच जाते हैं, प्रेशर में आके साइड इफेक्ट्स, सुसाइड कर लेते हैं, सबको पता है। तो वैसे ही कैंसर ट्रीटमेंट के भी साइड इफेक्ट्स हैं, और खराब भी कुछ हो सकता है, पर वो कितना है, रेयर है। लेकिन कैंसर का सक्सेस रेट IIT के सिलेक्शन से बेहतर, कहीं बेहतर। अगर वहां पे 1% के लिए बच्चा लड़ लेता तो यहाँ पर तो चांस 50% से ऊपर है।